घटना चक्र जीव विज्ञान सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण या वर्गीकी, जिसे अंग्रेजी में टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एक पद्धति बनाई। तो द्विपद नामकरण पद्धति किसकी है? कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण के लिए ये पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लिनियस। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में विटकर 1969 के 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। तो 5 किंगडम सिस्टम या 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? विटकर महोदय के द्वारा दिया गया है। अब वर्तमान में इसको मान्यता दी गई है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा है। तो ये कौन कौन से 5 जगत हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। तो 5 जगत प्रणाली जो किसके द्वारा दिया गया है? विटकर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो आइए इसमें हम बारी बारी से देखेंगे। पहला मोनेरा है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो मोनेरा में किसको रखा गया है? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखेंगे, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। तो मोनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है? तो ये माइकोप्लाज्मा है और इसे मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम नील हरित शैवाल कहते हैं। जीवाणु सरल अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय अर्ध जीव हैं। तो जीवाणु क्या है? सरल अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय अर्ध जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। तो जीवाणु को भी मोनेरा जगत में रखा गया है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। जीवाणु की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक स्कोप से देखा जा सकता है। तो इन्हें देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए जीवाणु को देखने के लिए। ये मानव के लिए लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी दोनों होते हैं। तो जीवाणु क्या होते हैं? परपोषी अर्थात हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं और स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी तथा दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। आर्कोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। तो आर्कोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवयवी होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। तो आर्कोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दलदल वाले स्थान में और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। तो आर्कोबैक्टीरिया का उपयोग कहाँ होता है? मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों नोडल्स में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम होते हैं जो सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पादपों की जड़ों में जो गांठ होता है वहाँ पाए जाते हैं। और राइजोबियम किस प्रकार का संबंध दिखाते हैं? तो ये सहजीवी संबंध, जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ये संबंध दिखाते हैं। अगला हमारा जगत है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव तो होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय जीव होंगे।
इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन होते हैं? शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। शैवाल जिसे एल्गी भी कहते हैं पर्ण हरिम युक्त होते हैं, यानी कि क्लोरोफिलस होते हैं। संवहन उत्तक रहित नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। तो शैवाल क्या है? क्लोरोफिलस हैं, लेकिन इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है और ये थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। तो शैवाल में जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रोपिक होते हैं। अधिकांशतः जलीय होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णक पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो शैवाल को उसमें पिगमेंट के आधार पर जो वर्णक होते हैं उनके आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरा शैवाल इसे कहते हैं। इस हरे वर्णक के कारण इसे क्लोरोफाइसी हरा शैवाल कहते हैं। दूसरा है रोडोफाइसी, ये लाल शैवाल हैं, इसमें लाल वर्णक होते हैं। तीसरा है फियोफाइसी, ये भूरे शैवाल होते हैं और इनमें भूरे रंग का वर्णक होता है। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों को अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। अगला हमारा वर्गीकरण है कवक, जिसे फंगी भी कहते हैं। कवक जो होते हैं पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये भी थैलोफाइट्स हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिलस ये नहीं है और इसमें संवहन उत्तक भी नहीं होता है। पर्णहरित भी नहीं होता है और संवहन उत्तक भी नहीं होता है, और ये परपोषी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और कवक के अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार का कवक है। तो खमीर भी कवक है, कुकुरमुत्ता भी कवक है, या मशरूम भी कवक है। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का है, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइटिसीज कुल का है। कवक मूल माइक्रोहीजा, कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहचार सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के सहचर्य से बने होते हैं। तो लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के सहचर्य से बने मिश्रित जीव हैं। अगला हमारा जगत है जो चौथा है पादप जगत है। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक कौन होते हैं? तो स्वजीवी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक वे सभी जीव तथा जंतु हैं तथा पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाएंगे। घटपर्णी या नेफेथिन्स का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। तो घटपर्णी भी और नेफेथिन्स भी अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो कीट भक्षी पौधे कौन है? एक तो घटपर्णी है, दूसरा नेफेथिन्स है। ये दोनों के दोनों कीट भक्षी पौधे होते हैं। यह प्राय ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो घटपर्णी और नेफेथिन्स एक कीट भक्षी पौधा है जो ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। तो कीटों को अपना आहार क्यों बनाते हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट है उपभोक्ता, जिसे कंज्यूमर कहते हैं। परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हर्बीवोर्स जंतु प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं चाहे तृणभक्षी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज पदार्थों के रूप में ग्रहण करने वाले को गौण जंतु या गौण उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जो प्राथमिक को खाएगा उसे सेकेंडरी कंज्यूमर या गौण उपभोक्ता कहते हैं।
बी बंधक या अपघटक डीकम्पोजर मृत परजीवी होते हैं। तो अपघटक कौन होते हैं? जो मृत परजीवी होते हैं, जो अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, और जो मृत जीवों को खाता है उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर या अपघटक। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, धिकवार इत्यादि पौधे आते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे कौन कौन हैं? कैक्टस है, मदार है, ब्रायोफिलम है और धिकवार है, जो शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधे की जड़ें प्रायः लंबी होती हैं, जबकि तना छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। तो मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं? जिनकी जो जड़ें प्रायः क्या होंगी? लंबी होंगी, तना छोटे होंगे या कभी कभी तना भूमिगत भी हो सकते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म क्यूटिकल की परत से ढकी रहती है। तो इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल फ्लेसी हो जाते हैं। फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। तो फ्रिएटोफाइट्स क्या होते हैं? तो फ्रिएटोफाइट्स होते हैं मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। तो इनकी जड़ें काफ़ी लंबी हो जाती हैं, 25 से 30 मीटर तक लंबी होती हैं। अगला है हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? या जलोद्भिद बहुत ही अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। तो हेलोफाइट्स वे हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। अधिपाद इपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। उदाहरण आर्किड इत्यादि। तो इपीफाइट्स क्या है? वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे होते हैं, न कि पोषण के लिए। और इपीफाइट्स का उदाहरण है आर्किड। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। तो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। जीवन की दृष्टि से यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। तो पौधों के प्रजनन में कौन सहायक होता है? तो उसका जो पुष्प होता है वह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक एक क्या है? परकंद है। अदरक क्या है? एक परकंद है। आलू स्तंभ कंद है। अदरक परकंद है, आलू स्तंभ कंद है तथा लहसुन सल्क कंद है। अदरक क्या है? प्रकंद, आलू क्या है? स्तंभ कंद तथा लहसुन क्या है? सल्क कंद तथा सूरन या जिमी कंद घनकंद का उदाहरण है। और सूरन और जिमी कंद क्या है? घनकंद है। शकरकंद कन्वोल्वेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। तो शकरकंद का हम मुख्य भाग क्या खाते हैं? शकरकंद के जड़ को हम खाते हैं। गन्ना, आलू एवं अदरक के तने रूपांतरित हैं, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। तो गन्ना, आलू और अदरक के हम तने को खाते हैं। शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण हैं। शलजम, गाजर और शकरकंद क्या है? ये जड़ का रूपांतरित अंग है, अर्थात इनका संग्रह अंग क्या है? जड़ है। तो गाजर, शलजम और शकरकंद के जड़ को हम खाते हैं। मटर लेगुमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। तो मटर क्या है? द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए परतान टेंड्रिल पाए जाते हैं। तो मटर में सहारे के लिए क्या पाए जाते हैं? टेंड्रिल पाए जाते हैं। और ये द्विबीजपत्रीय शाकीय एक वर्षीय पौधा है। गन्ना ग्रेमिना या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका तना काट स्टेम कटिंग आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो गन्ना का उपयोग किया जाता है, कायिक प्रवर्धन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संबिद्ध होता है, जिसमें पर्व नोड्स तथा पर्व संधियां इंटरनोड पाई जाती हैं। तो गन्ना में नोड्स
तथा इंटरनोड्स पाए जाते हैं। लौंग, लौंग है मिटेरसी कुल का पौधा है लौंग के साइजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। तो लौंग क्या है? सूखी हुई पुष्प कलिका से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग भोज पदार्थों तथा दंत शूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है। तो लौंग का जन्म स्थान कहाँ है? इंडोनेशिया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका स्टाइल वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। तो केसर को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधों के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है केसर को। इसका उपयोग औषधि तथा भोज पदार्थों को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। तो केसर में सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वनस्पतिक नाम है एबेलमोस्कस एस्कुलेटस। एबेलमोस्कस एस्कुलेटस किसका नाम है? भिंडी का। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। तो भिंडी का संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद रिजोम है। तो हल्दी का हम कौन सा भाग खाते हैं? प्रकंद खाते हैं, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। तो हल्दी एक प्रकंद है और ये एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वनस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। तो हल्दी का वनस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। तो हल्दी किस कुल का सदस्य है? जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। तो हल्दी का उपयोग कहाँ होता है? औषधि में, मसाले में तथा रंग कारक के रूप में इसका उपयोग होता है। सहतूत, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। तो सहतूत, अनानास और कटहल के फल को सोरोसिस कहते हैं। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल फ्लेसी एरील खाया जाता है। तो लीची में हम क्या खाते हैं? लीची में खाते हैं मांसल बीज चोल या फ्लेसी एरील। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा व खरबूजा व लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो असत्य फल किसे कहते हैं? जिसमें अंडाशय भी होता है और उसके अलावा कुछ अन्य भाग भी होते हैं। तो उस प्रकार के फल को हम फॉल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, काजू, नाशपाती, ये सब क्या हैं? असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे सेब, नाशपाती और जो काजू है ये असत्य फल का उदाहरण है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। तो महुआ के फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है। तो मलेरिया के उपचार में कुनैन का हम उपयोग करते हैं, जिसे सिनकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन किनसे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक आवृत बीज पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग करते हैं मलेरिया के उपचार में। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि बीजीय पादप सीडेड प्लांट से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो मलेरिया में एट्रेविन, क्लोरोक्विन भी
औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सन से, पटसन से तथा जूट से रेशा प्राप्त किया जाता है उनके तनों से। जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है। तो कपास को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फलों में स्थित बीज के बीज आवरण में लगी रेशों से प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लिंट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिंट रेशे, लिंट फाइबर्स व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है कपास में। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। तो पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? कैरिका पपाया है। इसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो पपीता प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिकाजेंथीन, तो पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकाजेंथीन नामक वर्णक के कारण पपीते का रंग पीला होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। तो सेब में लाल रंग किस कारण होता है? एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक के कारण होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपिन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनीन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम पेपावर सोमानीफेरम है। तो अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपावर सोमानीफेरम। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं। इससे नेस्कापिन, पेपवारिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधि ड्रग्स प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। तो मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त किया जाता है। तो मॉर्फिन कैसे प्राप्त होता है? मॉर्फिन प्राप्त होता है पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है। लहसुन तथा प्याज की अभिलक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। तो लहसुन और प्याज में गंध क्यों है? क्योंकि उसमें सल्फर यौगिक मौजूद रहते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। तो प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आता है? क्योंकि उसमें सल्फेनिक अम्ल होता है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्साइनिन नामक पदार्थ के कारण होता है। तो मिर्च तीखा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैप्साइनिन नामक पदार्थ होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है C18H27NO3। वनस्पति विज्ञान में किसी प्ररोह एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर प्राप्त होती है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेरकस सुबर है। तो कर्क किसे प्राप्त किया जाता है? ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? क्वेरकस सुबर। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी है। तो कर्क कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला हमारा वर्गीकरण है जंतु। तो जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। तो जंतु जगत में कौन कौन आएंगे? एक तो कशेरुकी आएंगे, दूसरे अकशेरुकी जीव आएंगे। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। तो जीव जगत में सबसे अधिक संख्या किसको की है? कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे अधिक संख्या कीटों की है और कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक कीटों की है।
तो सबसे अधिक कीटों की जनसंख्या है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जनन कैसे होता है? अलैंगिक विधि द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। तो अमीबा कैसे जनन करता है? द्विखंडन विधि द्वारा करता है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया है। चारों का कवक क्या है? यूकैरियोटिक होते हैं, अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं और कवक का उदाहरण है ईस्ट और मशरूम। दूसरा है पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ये ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं और आवृत बीजी होते हैं। अगला है जंतु, सभी उपभोक्ता जीव। ये कशेरुकी भी होते हैं जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। और अकशेरुकी भी होते हैं जैसे पेरीफेरा, सेलेंट्रिटो, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव। इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों आते हैं। प्रोटिस्टा होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश शैवाल संघ प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा में आते हैं शैवाल और प्रोटोजोआ। मोनेरा ये एक कोशिकीय जीव हैं लेकिन ये प्रोकैरियोटिक हैं। और ये माइकोप्लाज्मा और जीवाणु इनके उदाहरण हैं। व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का ये वर्गीकरण है। अगला है केकड़ा मेलेकोस्ट्रा वर्ग, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरिकिडना वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जीव हैं। तो केकड़ा किस संघ का है? मेलेकोस्ट्रा, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरिकिडना वर्ग के आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। टीक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनीगण ऑर्डर एरिनिया के अंतर्गत आते हैं। तो कीट, टीक तथा माइट क्या है? मकड़ी वंशी हैं। इनके उपांग संधि युक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय, बाइलेटरल एवं त्रिपार्श्वीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 3 जोड़ी पैर पाए जाती हैं। तो कीटों में 6 पैर होते हैं अर्थात 3 जोड़ी पैर होते हैं। जुगनू या खगोट कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होता है। तो जुगनू में चमक क्यों होता है? ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होता है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप उपयोजित होते हैं, जबकि नर मच्छर के मुख उपांग फल फूलों का रस चूसने के लिए होते हैं। तो मादा अंग ही रक्त चूसती है जबकि नर जो मच्छर होते हैं वो मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर जो हैं वो फूल तथा फलों का रस चूसते हैं। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वाहक तंत्र तथा उत्सर्जन मैले पीघी नालिकाओं द्वारा होता है। तो कीटों में श्वसन कैसे होता है? ट्रैकी द्वारा होता है, जबकि उत्सर्जन होता है मैली पीघी नलिकाओं द्वारा। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाह कैरिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। तो लाह किससे प्राप्त होता है? कैरिया लेक्का, और लेसिफर लेक्का द्वारा कीट से प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है इकाइनोडर्मेटा, समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। इनके शिशु प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्म प्राय अंडज
ओविपेरियस होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव पर्जक विविपेरस भी होते हैं। ऑक्टोपस सीफेलोपोडा वर्ग का एक मृदुकवची मोलुकुस जंतु है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के भी नाम से जानते हैं। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती है। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। तो विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। होमोथर्मल अर्थात समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। तो समतापी या गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनका जो तापमान है वो वातावरण से प्रभावित न होकर फिक्स रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी हेटेरोथर्मल अर्थात ठंडे रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप इत्यादि आते हैं। रात्रिचर नॉक्टर्नल एनिमल दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूल होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं किंतु जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये वास्तविक मछलियां नहीं हैं। जैसे जेलीफिश निडेरिया, सितारा मछली या स्टारफिश इकाइनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश कीट वर्ग, कटलफिश मोलस्क, हेगफिश साइक्लोस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्क, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा आदि हैं। कुछ वास्तविक मछलियां हैं जैसे फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश और कैट फिश, ये सब मछलियां हैं। डॉग फिश एस्कोलिडियोना को कहते हैं जो कि एक उपास्थीमीन कार्टिलेजिनियस फिश है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन बोनी फिश है। तो समुद्री घोड़ा भी क्या है, एक फिश है और डॉग फिश तो फिश ये है। मछलियां मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित एडेप्टेड होती हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। एम्फीबिया जो वर्ग है अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिल हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े 20 दंत पॉइजन फैंक्स तालू से मुख ग्रासनी गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंध होते हैं। 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की समांग होती है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो चमगादड़ एक स्तनधारी है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक जीवित रह सकता है। तो कंगारू चूहा सबसे ज़्यादा दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र वृक्क की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय है।
इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन भी होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट एवं वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर सी लायन, सील, फोका, वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी हैं। तो समुद्री शेर, सील, फोका, वालरस और डॉल्फिन ये जलीय स्तनधारी हैं, जिसमें डॉल्फिन सिटेसिया गण जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय सी काऊ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। तो एकिडना और प्लेटिपस अंडे देते हैं और ये स्तनपायी भी हैं। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमोनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक हीन कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। गिबन एक हीन कपी है, जबकि महाकपी ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग उटान तथा मनुष्य। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है बल्कि बानर वर्ग में शामिल होता है। तो लंगूर कपी नहीं है, बानर है। वर्तमान मानव होमोसेपियंस बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से लेके 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो ये शॉर्ट नोट्स थे वर्गीकी के। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।